हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सीए याचना मुथा पूरक। बेटा हम यहाँ पे एमसीक्यू डिस्कस कर रहे थे। हमने यहाँ पे सप्लाई चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस किए थे। अब हम इसके आगे जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया बेटा, जो आईसीएआई ने इश्यू किए एमसीक्यू बेटा यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स पेपर से रिलेवेंट, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक के हमने एक चैप्टर के एमसीक्यू डिस्कस किए। मेरी एमसीक्यू बुकलेट में खाली डिफरेंस इतना ही है बेटा कि ये एमसीक्यू बुकलेट जो है इसमें हमने चैप्टर वाइज सेग्रीगेट कर दिया और हम वैसे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये बुकलेट आपको मिल जाएगी मेरी वेबसाइट www.icleague.com पे, फ्री रिसोर्सेज से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, कंपोजिशन स्कीम पे आएंगे। कंपोजिशन स्कीम का क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन कैन ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम? भाई इनमें से कौन ऑप्ट कर सकता है कंपोजिशन स्कीम? अंडर 10(1), 10(2), 10(1), 10(2) में कौन ऑप्ट कर सकता है? तो जनरली क्या था बेटा, जिसका एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डिड नॉट एक्सीड 1.5 CR, स्पेशल कैटेगरी 8 स्टेट्स थे, वहां पे 75 लाख था। ठीक है, और 10(2) में कुछ कंडीशंस दी हुई थी। देखेंगे यहाँ पे कौन ऑप्ट कर सकता है। रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डिड नॉट एक्सीड 75 लाख, यस बिल्कुल कर सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। जिसका एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डिड नॉट एक्सीड 1.5 CR, बिल्कुल कर सकता है। हमने बात की अभी 1.5 CR तक के जिसका भी एग्रीगेट टर्नओवर है वो कर सकता है कंपोजिशन स्कीम के लिए। ठीक है, अ पर्सन एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग पान मसाला टोबैको मैन्युफैक्चर टोबैको सब्सटीट्यूट 10(2) में सब यहाँ पे कंडीशन थी बेटा, जो भी मैन्युफैक्चरर है किसका आइसक्रीम एंड अदर एडिबल ऑयल्स वेदर और नॉट कंटेनिंग कोका, पान मसाला, टोबैको एंड मैन्युफैक्चर टोबैको सब्सटीट्यूट्स एंड एरिएटेड वाटर, इनके मैन्युफैक्चरर को कंपोजिशन स्कीम अलाउड नहीं थी, तो इसको अलाउड नहीं है थर्ड पॉइंट को। फोर्थ पॉइंट, पर्सन एंगेज इन मैन्युफैक्चर ऑफ आइसक्रीम अदर एडिबल ऑयल्स, उसको भी अलाउड नहीं है। अ पर्सन एंगेज इन एक्सक्लूसिवली प्रोवाइडिंग रेस्टोरेंट सर्विस, यस मैन्युफैक्चरर्स को, रेस्टोरेंट वालों को और एनी अदर सप्लायर मतलब ट्रेडर्स, इनको कंपोजिशन स्कीम 10(1) की अलाउड थी। एंड अ पर्सन एंगेज इन एक्सक्लूसिवली सप्लाइंग ऑफ मेडिसिन, यस ट्रेडर है, बिल्कुल अलाउड है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 1, 2, 5 एंड 6, 1, 2, 5 एंड 6, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, इनको कंपोजिशन स्कीम मिल सकती है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन देखेंगे। राधिका ट्रेवल्स परचेज अ बस चेसिस फ्रॉम ज्योति मोटर्स फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 80 लाख, 80 लाख का कंसिडरेशन है बेटा। ठीक है, सेंड द बस चेसिस फॉर बॉडी बिल्डिंग टू हनुमान फैब्रिकेटर्स, हनुमान फैब्रिकेटर्स को भेजा एंड पेड एडवांस द टोटल कंसिडरेशन ऑफ 25 लाख ऑन 10th अगस्त। 10th अगस्त को यहाँ पे क्या दिया, 25 लाख रुपए एडवांस दिया बेटा। मेसर्स हनुमान फैब्रिकेटर्स आफ्टर कंप्लीटिंग द बस बॉडी इन्फॉर्म्ड राधिका ट्रेवलर्स फॉर इंस्पेक्शन ऑफ वर्क डन। उन्होंने यहाँ पे जो भी यहाँ पे सर्विस करी है, किसी और के गुड्स पे यहाँ पे काम किया है, यहाँ पे जो भी काम किया है उसके लिए उन्होंने बोला आओ आके इंस्पेक्शन कर लो। ऑन 1 सितंबर को उनका काम कंप्लीट हो गया, उन्होंने आके बोला कि भाई आके आप इंस्पेक्शन कर लो। राधिका ट्रेवल्स विजिटेड द वर्कशॉप ऑन 7 सितंबर को वर्कशॉप गए और कंफर्म किया दैट द बस बॉडी वाज इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उन्होंने बोला सब बरोबर है। हनुमान फैब्रिकेटर्स रेज्ड एन इनवॉइस ऑफ 25 लाख ऑन 15 सितंबर। इनवॉइस कब रेज की गई? 15 सितंबर को। इनवॉइस कब रेज की गई? 15 सितंबर को। एंड सप्लाइड द चेसिस अलॉन्ग विद बस बॉडी सो कंस्ट्रक्टेड अलॉन्ग विद द इनवॉइस ऑन 6 सितंबर। और यहाँ पे बस चेसिस और इनवॉइस के साथ कब दे दी? उनको 16 सितंबर को दे दी बेटा। ठीक है, स्टेट द टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सप्लाई मेड बाय मेसर्स हनुमान फैब्रिकेटर्स आउट ऑफ द चॉइस। किसके पूछ रहा है? हनुमान फैब्रिकेटर्स का टीओएस क्या है? सबसे पहले तो हनुमान फैब्रिकेटर्स क्या कर रहा है मैम? सर्विस है उसका। ठीक है, सर्विस दे रहा है, वो जॉब वर्क टाइप का काम कर रहा है, वो सर्विस दे रहा है। तो सर्विस का टाइम ऑफ सप्लाई किससे गवर्न होता है? सेक्शन 13। उसमें अगर इनवॉइस आपने टाइम पे इशू करी, क्या आपने इनवॉइस टाइम पे इशू करी, क्या होता है सर्विस का नॉर्मल टाइम बेटा? सर्विस का नॉर्मल टाइम मैम 30 डेज। यस, 1 सितंबर को काम हुआ, 15 सितंबर को आपने इनवॉइस रेज कर दी, तो आपने इनवॉइस टाइम लिमिट पे रेज करी। तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है सर्विस का? इफ द इनवॉइस इज रेज विद इन द टाइम देन डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर। अब आपको कब मिली है बेटा पेमेंट? 10th अगस्त को मिला है, विच इज वेरी बिफोर द इनवॉइस। तो 10th अगस्त क्या हो जाएगा आपका टाइम ऑफ सप्लाई? 10th अगस्त इज टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। सो द आंसर इज ए, 10th अगस्त। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। बनके बिहारी पेड़ेवाला owns a famous shop located and registered in Mathura, Uttar Pradesh. He received an order of 200 kg of sweet on 2nd May. 2nd May को ऑर्डर मिला from घूम Travels Private Limited located in same locality of Mathura and registered under GST. A total consideration of 1 lakh. 1 लाख रुपीज मिला उनको। 1 लाख का कंसिडरेशन का क्या मिला? ऑर्डर मिला बेटा। कंप्लीट ऑर्डर वॉज स्वीट वॉज डिलीवर्ड ऑन 5th May। पूरा का पूरा ऑर्डर 5 मई को उन्होंने क्या कर दिया? यहाँ पे डिलीवर भी कर दिया बट विदाउट इनवॉइस, बिना इनवॉइस के डिलीवर कर दिया भाई, गुड्स डिलीवर कर दिया बिना इनवॉइस के बेटा। एज एन अकाउंटेंट ऑफ मिस्टर बंके बिहारी वॉज ऑन लीव दैट डे। उस दिन क्या थे? वो लीव पे थे। हाउएवर द इनवॉइस वॉज रेज्ड ऑन 6th May। जब छुट्टी से आए तब इनवॉइस रेज कर दी। व्हेन द अकाउंट जॉइन द ऑफिस आफ्टर लीव पेमेंट वॉज मेड इन फुल ऑन 7th May।
डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन दिस केस। बेटा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स क्या होगा, बहुत सिंपल सी बात है मैम, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस होता है। ठीक है, एक्चुअल डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस क्या दी हुई है आपकी, एक्चुअल डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस 6 में है भले, बट लास्ट डे ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस आपका क्या होना चाहिए, 5 मई को ही इनवॉइस इश्यू होना चाहिए बेटा। जब गुड्स का रिमूवल हो रहा है तब इनवॉइस सेक्शन 31 के हिसाब से कब इश्यू होती है, एट द टाइम ऑफ रिमूवल, ऑन बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल आपको इनवॉइस इश्यू कर लेनी चाहिए थे। तो इनवॉइस शुड बी इशूड ऑन 5th में, एक्चुअल इनवॉइस इशूड ऑन 6th में। So date of issue of invoice 6th में और last date of issue of invoice 5th में, whichever is earlier. So 5th में is the time of supply of goods. 5th में क्या हो जाएगा, time of supply of goods हो जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चंस बेटा उसमें टाइम ऑफ सप्लाई के थे, वो हमने डिस्कस किए। ये जो 100 क्वेश्चंस है ना बेटा आईसीएआई के एमसीक्यूज जो है, मैं उसी में से डिस्कस कर रही हूँ, सिर्फ वही क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ, कोई फर्क नहीं है, सिर्फ ये चैप्टर वाइज सेग्रीगेटेड है। ठीक है, पालीवाल एसोसिएट्स वैल्यू ऑफ सप्लाई पे आएंगे। Paliwal Associates, a firm of chartered accountant registered under GST located in Jaipur, Rajasthan, is providing professional consultancy services to various clients. बहुत सारे clients को services दे रहे हैं भाई। It has taken consultancy services for its business from another establishment of its firm in UK. तो यहाँ पे पालीवाल एसोसिएट्स क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जयपुर में है, उन्होंने प्रोफेशनल कंसल्टेंसी सर्विसेज देते हैं क्लाइंट्स को। उन्होंने क्या ली है, कंसल्टेंसी सर्विसेज ली है बेटा बिजनेस के लिए अपने दूसरे एस्टेब्लिशमेंट से, अपने दूसरे एस्टेब्लिशमेंट से बिजनेस के लिए क्या लिए, कंसल्टेंसी सर्विसेज लिए। इट इज नॉट पेड एनी कंसिडरेशन फॉर द सेम, विदाउट कंसिडरेशन है। सच सर्विसेज वुड हैव बीन टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 18% हैड द सेम रिसीव्ड इन इंडिया। फर्दर पालीवाल एसोसिएट वुड हैव पेड 4 लाख if it has not received the said services from UK establishment. Determine the GST liability. सबसे पहले तो मुझे बताओ सप्लाई होगा क्या, यस मैम होगा, कैसे हो गया बेटा, ये देखो विदाउट कंसिडरेशन है, तो कहां जाएंगे, शेड्यूल 1 में। शेड्यूल 1 में पैरा 4 क्या बोलता है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस विदाउट कंसिडरेशन। किससे लेकर के आ रहे हो आप यहाँ पे, फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन, यहाँ पे आपने आपके डिस्टिंक्ट पर्सन से ली है सर्विसेज, तो यहाँ पे सप्लाई तो हो गया। अब इंपोर्ट इज ऑलवेज ट्रीटेड एज इंटर स्टेट, तो टैक्स क्या लगेगा बेटा, आईजीएसटी लगेगा। टैक्स क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। क्या लगेगा भाई यहाँ पे, जो आपका 4 लाख पे 18% देखेंगे हम, 72,000, आईजीएसटी 72,000 लगेगा, आईजीएसटी 72,000 लगेगा। ठीक है, तो आंसर इज ए, आईजीएसटी 72,000। ये देखो रूल 28 देखा था, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन और रिलेटेड पर्सन, उसमें क्या रहेगा, फर्स्ट ही पॉइंट है ओपन मार्केट वैल्यू। ओपन मार्केट वैल्यू नहीं होती तो वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी। यहाँ पे आपको सिंपल ओपन मार्केट वैल्यू दे दी गई है, ओपन मार्केट वैल्यू दे दी है, तो 4 लाख पे 18% सीधे आईजीएसटी रहेगा, सीजीएसटी एसजीएसटी कभी नहीं लगता। इंपोर्ट इज ऑलवेज ट्रीटेड एज इंटरेस्टेड, तो आंसर इज ए 72,000 आईजीएसटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मेसर्स काला एंड एसोसिएट डीलिंग इन सेल एंड परचेज ऑफ यूज्ड और सेकंड हैंड कार्ड्स, यूज्ड और सेकंड हैंड कार्ड्स में जा रहा है, इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर इट अफेक्टेड द फॉलोइंग इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन। ठीक है, ये 4 कार्ड्स के ट्रांजैक्शन दिए, परचेज प्राइस, सेल प्राइस, क्या कर रहा है, सेकंड हैंड कार्ड्स में ये डील कर रहा है। सो मेसर्स काला एंड एसोसिएट परचेज द कार 1, कार 2, कार 3 फ्रॉम अनरजिस्टर्ड, कार 1 to 3 यूआरडी से लिए उसने, एंड कार 4 फ्रॉम अ रजिस्टर्ड पर्सन, कार 4 रजिस्टर्ड पर्सन से लिए। हु चार्ज जीएसटी ऑफ 1,30,000, रजिस्टर्ड पर्सन है तो ऑब्वियसली चार्ज करेगा, उसने आईटीसी ले लिया होगा। एंड अकॉर्डिंगली मिसेस काला एसोसिएट्स हैव अवेल्ड द आईटीसी ऑफ द सेम। Messrs. Kala and Associate is not conversant with the GST provision. He has approached you for determining the GST liability, assuming the applicable rate is 18% and the amount given are exclusive of GST. ठीक है, चलो बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें देखो बेटा सेकंड हैंड गुड्स के केस में क्या हो जाता है, हमारे यहाँ पे वैल्यू हमने देखा था वैल्यूएशन रूल्स के हिसाब से, सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस, तो 2,50,000। अब आपका सेल प्राइस कम है, नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो उसको नील कंसिडर करते हैं 50,000। ठीक है, ये तीनों केसेस में तो ये हो जाएगा भाई, ये तीनों केसेस में तो ये हो जाएगा। एंड देन कार 4 तो रजिस्टर्ड से लिया तो उसने आईटीसी भी लिया है। ठीक है, कार 4 कितना है, 9,50,000 पे जो भी आपका आता है देख लेते हैं हम। सो 9,50,000 प्लस 50,000 10 लाख, 10 लाख प्लस 12,50,000 पे 18% आपका आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी आता है बेटा। 12,50,000 पे 18% अगर हम करते हैं तो कितना आता है, 2,25,000। दिस इज व्हाट आउटपुट टैक्स लेस आईटीसी है आपके पास, हाँ कितना 1,30,000, तो 2,25,000 माइनस 1,30,000 95,000। ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है,
ये देखो, आप अगर भूल गए हो तो मैं आपको एक बार प्रोविजन दिखा दूं। ये देखो, इन रूल 32(5) देखा था, प्रोविजन रिलेटिंग टू डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू इन केस ऑफ सेकंड हैंड गुड्स। उस केस में क्या रहता है, वैल्यू इज सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस। तो ये क्या निकाले हमने, वैल्यू 2,50,000, 50,000 क्या है वैल्यू, और यहाँ क्या लिखा था, वेयर सेलिंग प्राइस इज लेस देन परचेज प्राइस इग्नोर द नेगेटिव वैल्यू। तो सेकंड वाले केस में हमारी सेकंड कार हमने खरीदी थी 3 लाख में, बट बेच दी 2,75 में, लॉस हो गया या नेगेटिव वैल्यू आ गई, तो उसको कंसीडर नहीं करना, उसको निल मान लिया जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू फर्स्ट कार की क्या हो गई आपकी 2,50,000, सेकंड कार की आपकी 50,000, थर्ड कार, फोर्थ कार, सॉरी सेकंड कार की निल, थर्ड कार की 50,000 और लास्ट वाली कार 9,50,000। ठीक है, तो टोटल आपका 12,50,000 आ गया। इस पे 18% आपका आउटपुट टैक्स लेस आईटीसी 1,30,000। नेट टैक्स लाइबिलिटी आपको जो भी है वो कितनी है बेटा, 95,000 इज योर नेट टैक्स लाइबिलिटी। ठीक है, सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, मिस्टर अलाउद्दीन, अ स्टेशनरी रिटेलर लोकेटेड इन रजिस्टर्ड under GST in Allahabad has received order for supply of 2 lakh on 12th November from another local registered dealer, Mr. Jalauddin. ठीक है भाई, लोकल ही है। Goods were properly supplied with invoice on 2 lakh on 14 November. ठीक है, गुड्स सप्लाई कर दिए 14 नवंबर को। Mr. Alauddin incurred the following expenses before the goods were delivered. Before the goods were delivered कौन से expenses की उन्होंने, पैकिंग, फ्रेट और हैंडलिंग, यहाँ पे 7,000 रुपीज के टोटल एक्सपेंस किए, 3,000 प्लस 2,500 प्लस 1,500। ठीक है भाई, बिफोर डिलीवरी। मिस्टर जलाउद्दीन मेक्स फुल पेमेंट इंक्लूडिंग एडिशनल अमाउंट चार्ज बाय मिस्टर अलाउद्दीन ऑन डिलीवरी ऑफ द गुड्स। ओके, तो यहाँ पे पूरा पेमेंट कर दिया, कब, डिलीवरी पे। डिलीवरी पे पूरा पेमेंट कर दिया बेटा, और उसके बाद ये अलाउड इंस्टेंट डिस्काउंट ऑफ 2,000, डिस्काउंट 2,000 का दिया। द एप्लीकेबल टैक्स रेट जो है आईजीएसटी का रेट दिया है, सीजीएसटी एसजीएसटी का रेट दिया है। हमारे काम का सीजीएसटी एसजीएसटी लोकल सप्लाई है। मिस्टर अलाउद्दीन पे जीएसटी इतना इतना उन्होंने ऑलरेडी जीएसटी पे कर चुके हैं, 18,000। ठीक है, एज अ टैक्स कंसल्टेंट व्हाट विल बी योर एडवाइस टू फर्दर टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर अलाउद्दीन। आपकी क्या लाइबिलिटी, यहाँ पे आप क्या उसको एडवाइस करोगे। तो बेटा उसको टैक्स कितना पे करना चाहिए था मैम, एक तो वैल्यू 15,1, यहाँ पे वैल्यू क्या है 2 लाख रुपीज प्लस 15,2 के हिसाब से इंक्लूजन। ठीक है, इंक्लूजन ये सारी चीजें इंक्लूड करते हैं हम, बिल्कुल ये सारे एक्सपेंसेस बिफोर डिलीवरी ऑफ द गुड्स 7,000 रुपीज के इंक्लूजन हो जाएंगे। तो 2,07,000 पे 2,07,000 पे उसने टैक्स पे करना चाहिए था, कितना, यहाँ पे 9%, 9%। तो 2,07,000 का 9% 18,630। ओके, 18,630 सीजीएसटी एसजीएसटी 18,630 उन्हें पे करना चाहिए था। उन्होंने कितना पे किया, 18,000 पे किया, तो 630 उनको और पे करना पड़ेगा सीजीएसटी एसजीएसटी। अब यहाँ पे डिस्काउंट 2,000 रुपीज, इसका डिडक्शन क्यों नहीं मिला बेटा, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी फुल पेमेंट के बाद में यहाँ पे इंस्टेंट डिस्काउंट दिया है। और उसमें हमारा रूल क्या था कि भाई बिफोर डिलीवरी तो जो भी डिस्काउंट दे रहे हो और रिकॉर्ड हो रहा है इनवॉइस में, उसका डिडक्शन तो मिलता था 15(3)(a) के हिसाब से। 15(3)(b) क्या बोलता था, आफ्टर डिलीवरी वाले जो आफ्टर डिस्काउंट जो दिया जाता था वो क्या होना चाहिए बेटा, इट शुड बी 3 चीजें होनी चाहिए। एक तो एग्रीमेंट में होना चाहिए, लिंक होना चाहिए इनवॉइस से, और थर्ड चीज अगले ने रिसिप्टेंट ने आईटीसी रिवर्स करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आफ्टर वाला डिस्काउंट है, इसलिए यहाँ पे डिडक्शन नहीं मिलेगा, अग्रीड डिस्काउंट नहीं था ये। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हुआ हमारा। नेक्स्ट आईटीसी चैप्टर पे आएंगे, एक एक दो दो क्वेश्चन ही है बेटा, इसे आईटीसी चैप्टर में एक ही क्वेश्चन है। ठीक है, सेपरेट सेपरेट वीडियो बनाती मैं तो आपको और ज्यादा दिक्कत होती है। यहाँ पे चैप्टर वाइज सेग्रीगेटेड है यहाँ पे डेफिनेटली, बट एक एक एमसीक्यू का एक एक वीडियो बनाना बहुत ज्यादा हो जाता था, इसलिए हम यहाँ पे 3-4 चैप्टर कंबाइन कर करके पढ़ेंगे। सो हियर मिस्टर मेहुल रॉय, प्रोप्राइटर ऑफ मेसर्स Royal Shoe Company is running a business of manufacturing shoe with a brand name of Junoon. The manufacturing unit is located in Delhi. Delhi में manufacturing unit है and is registered under GST. GST में registered है. However, due to low profitability in the business, he decided to transfer the business to his friend Mr. Dilip Tijori. Mr. Dilip को वो अपना business क्या कर रहे हैं बेटा, ट्रांसफर कर रहे हैं। Mr. Dilip Tijori is already running the business of manufacturing shoes. Already manufacturing का business कर रहा है shoes का, अंदर proprietorship form name Messrs. Hawaii Shoes Company which is located in Mumbai and registered under GST. तो वो ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्टर्ड है और ऑलरेडी वो क्या कर रहा है बेटा, बिजनेस कर रहा है यहाँ पे। मिस्टर मेहुल रॉय हैज अप्रोच यू टू हेल्प Mr. Mehul Roy has approached you to help him with the issue of transfer of unutilized ITC in the electronic credit ledger of Royal Shoe and Company to Messrs. Hawaii Shoe and Company. Advise Mr. Rahul Roy with the correct option in accordance with the provisions of GST Act. बेटा हमने पढ़ा था, ठीक है। ये क्या बेटा, यहाँ ट्रांसफर ऑफ बिजनेस का केस है, तो जो भी अनयूटिलाइज आईटीसी वो क्या कर देगा, आगे ट्रांसफरी को ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, देखेंगे
Mrs. Rahul Royal Shoe and Company cannot transfer the unutilized ITC in the electronic trade ledger to Hawaii Shoe as the proprietors are different. No. यहाँ पे ट्रांसफर ट्रांसफरी को क्या कर सकता है बेटा, जो भी अनयूटिलाइज आईटीसी है यहाँ पे ऑन द बिजनेस ट्रांसफर में वो बिल्कुल ट्रांसफर कर सकता है. Mrs. Royal Shoe and Company can transfer the unutilized ITC in the electronic credit ledger to Mrs. Hawaii Shoe and it can further be utilized in setting of the GST liability of the succeeding period. Yes, जो भी ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस के केस में जो भी ट्रांसफर होता है या क्या कहते हैं अपने आईटीसी को ट्रांसफर कर देता है. Mrs. Royal Shoe and Company can transfer the unutilized ITC in the electronic credit ledger and it can be further utilized in setting of liability for a period up to September. नहीं, आईटीसी एक बार आपने अवेल कर लिया तो ऐसा कोई टाइम लिमिट है ही नहीं, यूटिलाइजेशन का कोई टाइम लिमिट नहीं है, आपको जब यूज करना है तब यूज करो, कोई दिक्कत नहीं. Mrs. Royal Shoe cannot transfer unutilized ITC in the electronic credit ledger but can claim refund. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. ट्रांसफर ट्रांसफरी को क्या करता है बेटा, जो भी आईटीसी होता है वो ट्रांसफर कर देता है, ट्रांसफरी उसको एक्सेप्ट करता है और फिर वो उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट आ जाता है. ये हमने पढ़ा था आईटीसी के चैप्टर में. ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन हुआ हमारा. नेक्स्ट बेटा, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ सिंपल से यहाँ पे एग्रीगेट टर्नओवर के कैलकुलेशंस एंड ऑल दैट पे भी है, देखते हैं. स्टेट विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, क्या इनकरेक्ट है देखते हैं. An agent is supplying taxable goods on behalf of principal where invoice is issued in the name of principal is required to get compulsorily registered under GST. तो एजेंट क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है गुड्स प्रिंसिपल के नाम पे, जहां पे प्रिंसिपल क्या कर रहा है बेटा, प्रिंसिपल के नाम पे इनवॉइस इशू हो रही है. नहीं तो फिर वो एजेंट को रजिस्ट्रेशन लेने की कोई जरूरत नहीं है. ठीक है, सो दिस इज इनकरेक्ट. पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस under section 51 whether or not separately registered under GST are compulsory required to get registered under GST without any threshold. Yes बेटा, ये this is correct. हमने देखा था कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन सेक्शन 24, जिसको भी टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी होती है उसको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है सेक्शन 24 के अंदर. एवरी पर्सन सप्लाइंग OIDAR services from a place outside India to a registered person in India is compulsory required to get registered under GST without any threshold limit. नहीं, ऐसा नहीं है. रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है तो नहीं है, ये दिस इज इनकरेक्ट. अगर अनरजिस्टर्ड को देता है तो यस, उसको रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी होता है. पर्सन हु सप्लाई सर्विसेज, सर्विस की बात हो रही है, अदर देन सर्विसेज अंडर 9(5) थ्रू ईसीओ हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स आर कंपल्सरी रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड विदाउट एनी थ्रेशोल्ड. ऐसा नहीं है. सर्विस सेक्टर को बेटा 20 लाख की लिमिट दी हुई है. जो भी लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं ईसीओ के थ्रू उनको 20 लाख की लिमिट दी गई है. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. सो हियर 1, 3 and 4 are incorrect. C answer is the correct answer. C is the correct answer. ठीक है, so ये हुआ. Next बेटा, Mr. Lal, a registered person under GST, was the proprietor of Spiced restaurant. He died and left his wife and son on 15th August. His son Mr. Pal wants to continue the business of deceased father. बिल्कुल कर सकता है बेटा. The GST consultant of Spiced restaurant gives advice to Mr. Pal as how he can continue the business of the deceased father. Which of the following option is correct? हमने देखा था बेटा, प्रोप्राइटर है, प्रोप्राइटर की डेथ हो गई, उस केस में अब बिजनेस अगर उसका सन करना चाहता है तो क्या करना पड़ेगा, ITC 02 जो फॉर्म है वो क्या करेगा बेटा, फिल करेगा और क्या करेगा, रजिस्ट्रेशन लेगा. देखते हैं. Mr. Pal should get himself registered under GST in the name and style of Mrs. Spiced restaurant. Yes, अंडर इज ओन पैन, अपने खुद के पैन पे करेगा बेटा. पैन नंबर चेंज हो गया होगा, पैन नंबर फादर का लगे, सन का लगे, तो अपने पैन नंबर पे जीएसटी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लेगा और आईटीसी 02 फॉर्म फिल करेगा, उससे वो आईटीसी अवेल कर सकता है. ठीक है, ये तो सही ऑप्शन है. सेकेंड ऑप्शन, मिस्टर पाल कैन गेट ऑथराइज सिग्नेटरी चेंज बाय अप्रोचिंग द प्रॉपर ऑफिसर एंड कंटिन्यू द बिजनेस. नहीं बेटा, ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है. मिस्टर पाल शुड क्लोज द ओल्ड फॉर्म एंड स्टार्ट द न्यू बिजनेस अंडर डिफरेंट नेम. वाई, ऐसा भी कुछ नहीं है. मिस्टर पाल शुड डू द बिजनेस विद हिज मदर एज अ न्यू प्रोप्राइटर ऑफ द फर्म and the Pal should act as a manager. No, A is the correct answer. A is the correct answer. देखा था हमने ये already. Mrs. Reena, a consultant, has provided the following details relating to service provided and received by her. क्या क्वेश्चन क्या है नीचे बेटा, सबसे पहले क्वेश्चन देख लिया करो, दिमाग चलने लगता है. What should be her aggregate turnover for the financial year under GST provided aggregate turnover during the previous year was this. तो क्या क्वेश्चन पूछा, एग्रीगेट टर्नओवर का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है. तो उसने क्या सर्विसेज दी आपको, कंसल्टेंट है और ये सारी डिटेल्स दी है. ठीक है, देखते हैं. सप्लाई ऑफ मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस, सप्लाई ऑफ अकाउंटिंग सर्विस, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ रेसिडेंशियल पर्पस, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइडेड टू अ हॉस्पिटल, वन टाइम सर्विस प्रोवाइडेड टू अ क्लाइंट आउटसाइड इंडिया, सर्विस रिसीव फ्रॉम अ लॉयर. Assume the above amounts are exclusive of GST wherever applicable. चलो देखते जाते हैं. एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन में क्या आता है बेटा, टैक्सेबल सप्लाई भी आती है, एग्जेम सप्लाई भी आती है, आपको ध्यान हो तो एक्सपोर्ट्स भी आता है, फिर इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ द सेम पैन, यहाँ पे इंटरस्टेट सप्लाई
ऑफ द सेम पैन भी आता है, अर्न टू बी कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस। आता क्या नहीं, इनवर्ट सप्लाई जो आरसीएम में वो नहीं आता है फर्स्ट, सेकंड जीएसटी नहीं आता, दो चीजें नहीं आती है। तो सप्लाई ऑफ मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस बेटा टैक्सेबल ही होगी, ये टैक्सेबल सप्लाई में आ जाएगी। सप्लाई ऑफ अकाउंटिंग सर्विस टैक्सेबल ही होगी, आ जाएगी ये। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर रेसिडेंशियल पर्पस, रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल पर्पस ये क्या हो जाती है बेटा, आपकी एग्जाम सप्लाई में आ जाती है। एग्जाम सप्लाई हमारे क्या इसमें आती है, यस एग्जाम सप्लाई में आती है। एग्जाम सप्लाई एग्रीगेट टर्नओवर के डेफिनेशन में आती है, तो ये भी आ जाएगा एग्रीगेट टर्नओवर में। मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइडेड टू अ हॉस्पिटल 50,000 वन टाइम, ये भी आ जाएगा बेटा। सर्विस प्रोवाइडेड टू अ क्लाइंट आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर किसी क्लाइंट को आप सर्विस दे रहे हो, क्या ये भी आ जाएगा? हाँ, ये भी एग्रीगेट टर्नओवर में आ जाएगा। यहाँ पे अगर एक्सपोर्ट में भी आता होगा तो ये आ जाएगा। देन एक्सपोर्ट की बाकी की कंडीशन सेटिस्फाई करता है, तो नहीं तो इंटरस्टेट सप्लाई तो है ही है। सर्विस रिसीव फ्रॉम अ लॉयर बेटा ये नहीं आएगा, ये इनवर्ट सप्लाई आरसीएम वाला है, ये 1 लाख रुपीज नहीं आएगा, बाकी की पांचों चीजें आ जाएगी। तो आपका क्या हो गया, 5 लाख रुपीज पर एनम सबसे पहले ए फर्स्ट पॉइंट पे आ गया, सेकेंड पॉइंट में 2 लाख रुपीज आ गया, थर्ड पॉइंट में आपका 10,000 पर मंथ है, मतलब 1.2 लाख। फोर्थ पॉइंट में मैनेजमेंट कंसल्टेंसी 50,000 वन टाइम है, ठीक है भाई। सर्विस प्रोवाइडेड टू अ क्लाइंट आउटसाइड इंडिया 50,000 per month है, so 6 lakhs. So here 5 into 7 lakhs, 7 and 8.2, 8.2 lakh, 8,70,000 plus 6 lakhs, 8,70,000 plus 6 lakhs, 14,70,000 होना चाहिए। 870 plus 6 lakhs, yes, 14,70,000. C is the correct answer. ठीक है, तो एग्रीगेट टर्नओवर पे सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था बेटा ये तो। बस आपको क्या इसमें एक ही ट्रिक था, आपको याद क्या रखना है, ये इनवर्ट सप्लाई जो आरसीएम में आ रहा है वो आपका एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट नहीं बनेगा, ठीक है। Manjot is a trader supplying goods from his firm Mesa Singh Traders. The office of the firm is located in Delhi, whereas the godowns are located in the state of Uttar Pradesh, ठीक है, Punjab and Jammu and Kashmir. Mrs. Singh made following interstate supply from different states during the current financial year. दिल्ली से इतना किया, पंजाब से इतना किया, यूपी से इतना किया, ये सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन क्या है, सर्टेन द स्टेट्स इन विच मनोज इज रिक्वायर्ड टू टेक रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। तो जीएसटी में कहाँ पे रजिस्ट्रेशन लेना है, ये सवाल है। गुड्स का सप्लाई कर रहा है वो, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा गुड्स का सप्लाई कर रहा है और उसका लोकेशन फर्म का कहाँ है, दिल्ली में था, और गोडाउन उसके उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर रिस्पेक्टिवली में थे, ठीक है। तो अब उसको कहाँ पे रजिस्ट्रेशन लेना है, ये आपका सवाल आया यहाँ पे। तो सवाल देखो बेटा, रजिस्ट्रेशन जहाँ से टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो वहां तो लोगे, जहाँ पे एग्जाम सप्लाई कर रहे हो वहां पे लेने की जरूरत है क्या, नहीं, वहां पे रजिस्ट्रेशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत क्लियरली जीएसटी लॉ में बोला हुआ है कि आपको रजिस्ट्रेशन कॉस्ट सेक्शन 22 में ही लिखा है, रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द प्लेस फ्रॉम वेयर यू आर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई। तो जहां से टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो उसी स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना है, जहां से एग्जाम सप्लाई कर रहे हो कोई जरूरत नहीं। उत्तर प्रदेश से टैक्सेबल और एग्जाम दोनों कर रहे हो, हाँ यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है। जम्मू एंड कश्मीर से टैक्सेबल और एग्जाम दोनों कर रहे हो, यहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है। तो आपको खाली और खाली पंजाब में रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर, बी शुड बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आप लोगे, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा, शाह बीड़ी कंपनी लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ सिगरेट्स, इट हैज बीन रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। द टर्नओवर ऑफ द कंपनी फॉर द करेंट फाइनेंशियल ईयर इज 90 lakhs, एक्साइज ड्यूटी पेड ऑन सिगरेट्स रिमूव्ड इज 10 lakhs एंड जीएसटी पेड इज 18 lakhs। आपको पता है सिगरेट्स पे लगती है बेटा, आज भी एक्साइज ड्यूटी लगती है। सिगरेट्स हमने पढ़ा था टोबैको एंड टोबैको मैन्युफैक्चर्ड सब्स्टिट्यूट्स में क्या लगता है बेटा, ऑन इट्स मैन्युफैक्चर लगता है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ऑन इट्स सेल लगता है जीएसटी, ठीक है। The company also recovered actual freight of 5 lakh from the buyer on supply of cigarettes so made during the financial year. पूरे साल में यहाँ पे फ्रेट कितनी रिकवर करी, बायर से 5 लाख रुपए रिकवर करी भाई, ठीक है। तो ये सब टैक्सेबल वैल्यू का पार्ट होता है बेटा। ऑल्सो चार्ज जीएसटी देयर ऑन, द कंपनी पेड टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज एट द रेट ऑफ 5% वाइल अवेलिंग जीटीए सर्विस में उन्होंने रिवर्स चार्ज में यहाँ पे टैक्स डिस्चार्ज किया बेटा। जीटीए में रिवर्स चार्ज में टैक्स डिस्चार्ज करते हो आप डेफिनेटली। कंप्यूट द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ शाह बीड़ी कंपनी अज्यूमिंग द अमाउंट गिवन आर एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। यहाँ क्या बोला, आपको क्या कैलकुलेट करना है, एग्रीगेट टर्नओवर। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर, भाई टैक्सेबल सप्लाईज आती है आपकी, एग्जाम सप्लाईज आती है, उसमें क्या क्या आता है बेटा, एक्सपोर्ट्स आता है आपका, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ द पर्सन हैविंग सेम पैन, बट एक्सक्लूड्स, यहाँ माइनस एक्सक्लूड क्या क्या होता है बेटा, एक्सक्लूड जीएसटी होता है, जीएसटी नहीं आता, कोई भी हो, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, कंपनसेशन टैक्स, कुछ भी नहीं आता। एंड इनवर्ट सप्लाई जिसपे आपने आरसीएम में पैसे पे किए, वैल्यू ऑन विच आपने आरसीएम की वैल्यू जो है यहाँ पे दिस इनवर्ट सप्लाई की वैल्यू जो है जिसपे आपने आरसीएम पे टैक्स डिस्चार्ज किया वो भी आपके
सप्लाई में नहीं आता है, एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं आता है वो आपके। ठीक है, तो आपके यहाँ पे एग्रीगेट टर्नओवर क्या हुआ भाई, आपकी वैल्यू टैक्सेबल वैल्यू क्या है आपकी भाई, टैक्सेबल वैल्यू है 90 लाख प्लस ऑब्वियसली 15(2) में इंक्लूजन में बात हुई है हमारी वैल्यू वाले चैप्टर में, क्या एनी टैक्सेस अदर देन जीएसटी इंक्लूजन में आते हैं। देन 5 लाख रुपीज जो भी आपने बायर से रिकवर किया हुआ है वो भी ऑब्वियसली 15(2) में इंक्लूजन में हमने देखा हुआ है आता है। ठीक है, फिर ये कितना हो गया बेटा 105 लाख। क्या जीटीए का जो आपने यहाँ पे आरसीएम में डिस्चार्ज किया वो एग्रीगेट टर्नओवर में आएगा? नहीं, वो एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं आता है, वो हमारी बात हो गई है। तो यहाँ पे आपका एग्रीगेट टर्नओवर कितना हो गया बेटा 105 लाख। ठीक है, ये हो गया, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये हमारा रजिस्ट्रेशन चैप्टर हो गया। ठीक है, तो बेटा यहाँ तक का डिस्कशन हमारा एक बार हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। इसके आगे के एमसीक्यू नेक्स्ट वीडियो देखो, नेक्स्ट वीडियो में आगे के एमसीक्यूज हैं। ठीक है, तो विल स्टॉप आवर डिस्कशन ओवर हियर। थैंक यू फॉर नाउ।